गुड मॉर्निंग। आज दोनों ही क्लास मॉर्निंग में है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, आज सेकंड वाली गुड मॉर्निंग, ये आज हमारी दूसरी गुड मॉर्निंग है, बैक टू बैक। एक बार फिर गुड मॉर्निंग। आज के जो सवाल है वो फिर से डोमेन और रेंज पे होंगे आज, और सवाल आज जटिल होंगे। आज थोड़ा सा और मजा आएगा, थोड़ा सा और लेवल अप करेंगे। कल हमने 28 तक के सवाल किए थे, डोमेन निकाला था, इनका प्रांत निकाला था। आज प्रांत के सवाल थोड़े से और जटिल होंगे, थोड़े से मोड वोड महत्तम पूर्णांक फलन इनको और मिक्स करेंगे ताकि और जटिल हो जाए, थोड़ा सा और स्वाद आए। क्वेश्चन देखो, आपसे हो तो ठीक है, ना हो तो सिर्फ सुनते जाएं। इसका डोमेन निकालें। एफ एक्स बराबर है √1 - mod x और 2 - mod x, 1 - mod x बटा 2 - mod x, और डोमेन निकालना है, डोमेन ऑफ द फंक्शन। सॉरी। तो अब ये थोड़ा सा फर्क इसलिए है कि आप इसमें देखेंगे, ये आ गया आपके मोड एक्स आ गया। एक्स आता तो अब तक तो जितने भी सवाल हमने किए थे सारे एक्स वाले थे। इससे पहले जो भी सवाल अब तक हमने किए हैं वो सारे एक्स वाले हैं। ये देखो एक्स एक्स है ना, सारे के सारे एक्स थे। अभी शुद्ध एक्स चल रहा था, है ना, किसी में भी एक्स के साथ कोई छेड़खानी नहीं थी। जितने भी सवाल अभी तक हमने किए हैं उन सारे सवालों में सिंपल एक्स था। अब हम एक्स को थोड़ा सा चेंज करेंगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एक्स लेंगे, जैसे मोड एक्स ले लिया, महत्तम पूर्णांक एक्स ले लिया, या लोग एक्स ले लिया। कुछ ऐसे सवाल लेंगे और फिर उसके बाद में हम इनका जो है वो ज्ञात करेंगे डोमेन। तो अब इसको कैसे करना है, ऐसे में जिनमें एक्स किसी और रूप में हो, मोड एक्स हो, महत्तम पूर्णांक एक्स हो, इन क्वेश्चन में क्या करना, एक बार उसको वाई मान लो या जेड मान लो या कोई और नाम दे दो, थोड़ी देर के लिए माना, थोड़ी देर के लिए, ताकि ये वैसे हमें जैसा नॉर्मल सवाल होता है वैसा दिखने लग जाए। तो माना मोड एक्स बराबर वाई, अपना इसे नॉर्मल सवाल बना लो जैसा कि हमारा नॉर्मल सवाल होता है। तो ये हमारा सवाल बन जाएगा एफ एक्स बराबर 1 - वाई बटा 2 - वाई। ये लो, अब ठीक हो गया, अब ठीक से दिखने लग गया। तो ये आप यहाँ पे ये काम कर लेना, ठीक है। इसको एक सिंपल कर लो, इसको एकदम सिंपल कर लो। जो मोड एक्स है, महत्तम पूर्णांक एक्स है, या फिर कोई और लोग एक्स आएगा, कहीं आएगा, सिंपल एक्स आएगा, कोई जरूरी नहीं है सिंपल एक्स आए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। थोड़ा सा एक्स जो है नॉर्मल, अब तक हमने जो सवाल किए हैं डोमेन वाले सब में सिंपल एक्स आ रहा था, सिर्फ एक्स सिर्फ एक्स सिर्फ एक्स। अब थोड़ा एक्स भी रूप बदल के आ सकता है, जैसे मोड एक्स, जैसे इसमें देखो, इसमें सब कुछ मोड एक्स है। अभी एक सवाल करेंगे महत्तम पूर्णांक एक्स का, जिसमें खाली एक्स नहीं होगा, महत्तम पूर्णांक एक्स होगा, इस तरीके से, ठीक है ना। तो मोड एक्स को वाई मान लो ताकि आपको एक नॉर्मल टाइप का सवाल दिखने लग जाए, और वैसे ही करना है। अब अंडर रूट है, अंडर रूट का मान हमेशा 0 से बड़ा और 0 के बराबर भी चल जाएगा, 0 से बड़ा और 0 के बराबर, बट परंतु नीचे 0 नहीं आना चाहिए, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। 2 - वाई नॉट इक्वल्स टू 0। वैसे बताने की जरूरत नहीं है, वो यहाँ पे भी लगा सकते हैं आप लोग, यहाँ पे भी कर सकते हैं ये, ठीक है। इसको हटा दो, जो हम क्रॉस कट वाला करते हैं उससे काम चला लेंगे, उससे भी चल जाएगा। ऊपर नीचे माइनस कॉमन लेके माइनस कैंसिल करने पर ये हो जाएगा y - 1 बटा y - 2, है ना। ऊपर से माइनस, नीचे से माइनस लिया और काट दिया, y - 1 बटा y - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप y का मान निकालेंगे तो y के दो मान आएंगे। ऊपर वाला आपको y का मान देगा 1,
नीचे वाला आपका y का मान देगा 2, y बराबर 1, y बराबर 2। संख्या रेखा बना देंगे, y बराबर 1, y बराबर 2। ठीक है, इन दोनों पे तो 0 0 आएगा, इन दोनों के बीच में माइनस आएगा और दोनों तरफ प्लस आएगा। हमें क्या चाहिए? प्लस वाला चाहिए। और ये वाला 0 तो हम ले नहीं सकते क्योंकि ये तो नीचे वाला 0 है, तो इस पे क्रॉस लगा दो, ये ले नहीं सकते। तो हमारा आंसर हुआ माइनस अनंत से लेकर 1 तक और 2 से लेकर अनंत तक। एक तो ये आंसर हुआ, एक ये आंसर हुआ। माइनस अनंत से लेकर 1 तक, एक भी चल जाएगा। यूनियन 2 शामिल नहीं है, 2 से लेकर अनंत तक। लेकिन याद रखिए ये आंसर वाई के आए हैं, ये आंसर वाई के आए हैं और वाई नहीं है। आपका सवाल तो मोड एक्स था, तो इसको वापस से ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, आ जाओ। अब इसको वाई के पदों में लिखते हैं, है ना, वापस जाना पड़ेगा हमें क्योंकि हमारा सवाल जो था मोड एक्स था। ठीक है, आ जाओ। ये y का मान इनके बीच में होगा या y का मान इनके बीच में होगा? इनके बीच में होगा। इसका मतलब y का मान माइनस अनंत से बड़ा और 1 से छोटा, या 2 से बड़ा और अनंत से छोटा, ऐसे लिख लो। ठीक है, ये यूं लिख लो, 1 से छोटा, 1 से छोटा और 2 से बड़ा, वो भी अनंत वनंत लिखने की जरूरत ही नहीं है। आप यूं भी लिख सकते हो कि y का मान 1 से छोटा और बराबर, या y का मान 2 से बड़ा। अब 2 से बड़ा है, ऑब्वियसली बात है अनंत ही जाएगा। 2 से बड़ा है तो फिर चलता जाओ तो अनंत आ ही जाएगा, तो अनंत बोलने की क्या जरूरत है। एक इंक्लूड कर लिया मैंने, एक इंक्लूड कर लिया। तो y का मान 1 से छोटा और 2 से बड़ा। अब अपना जो y है उसको ले आओ। y बराबर है मोड x, मोड x लेस देन इक्वल्स टू 1, या मोड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। और इनको याद करो कि मोड को कैसे सॉल्व करते हैं, मोड को कैसे सॉल्व करते हैं याद करो। इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है, याद करो। शुरुआत में जब समीका पढ़ाई थी उसमें बताया था कि इसका और इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब आपका x का मान -1 से +1 के बीच में, और इसका मतलब हुआ -2 से पीछे और +2 के आगे, -2 से पीछे और +2 के आगे। तो यहाँ पे x का मान हुआ, या यहाँ x का मान हुआ -2 से पीछे और +2 के आगे। x का मान -2 से पीछे या x का मान +2 के आगे। अब ये तीनों मानों का यूनियन कर लो, इनसे जो आंसर है वो आपका आंसर है। अब तीनों को बनाते हैं और एक लाइन के ऊपर और देखते हैं तीनों का यूनियन क्या है, वो आपका आंसर है। तो ये जो पहले वाला कह रहा है ये तो -1 और +1 के बीच का बता रहा है। यहाँ -1 ले लिया, यहाँ +1 ले लिया, -2 यहाँ कहीं होगा, ये -2 +2 वो यहाँ कहीं होगा। ठीक है, -1 और +1 के बीच में ले लो, -1 और +1, -1 शामिल है, +1 भी शामिल है। -1 से +1 ये शामिल है, और ये कह रहा है कि -2 से पीछे और +2 के आगे, जिसमें से -2 शामिल नहीं है, -2 शामिल नहीं है। ये खाली, ये वाला खाली। अब इनका यूनियन कर लो। यूनियन क्या होगा? माइनस अनंत से लेकर -2 तक, -1 से +1 तक और 2 से लेकर अनंत तक। तो आंसर हुआ आपका माइनस अनंत से लेकर -2 तक, यूनियन -1 से लेकर +1 तक, यूनियन 2 से लेकर अनंत तक।
ये सारा हो गया। और अब ये कौन सा है, ये आपका आंसर हो गया। और -1 + 1 शामिल है, सॉरी यहाँ बड़ा ब्रैकेट है, बीच वाले में बड़ा ब्रैकेट है क्योंकि ये शामिल है। तो इस सवाल ने दोनों चीजें काम में ले ली, मोड को भी काम में ले लिया और नॉर्मल नियम को भी काम में ले लिया। आंसर हो गया आपका बी। ठीक है ना। दूसरे तरीके में से आप ये कर सकते हैं कि आर में से ये माइनस कर दो, आर में से ये माइनस कर दो, ऐसे भी लिख सकते हो। आर में से ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट माइनस कर दो। ठीक है। अब इसमें 2-3 चीजें हैं जो पहले पढ़ाई हुई है, काम में आज ले रहे हैं। पहले पढ़ाई हुई है, काम आज में ले रहे हैं। याद होगा जब असमीका को पढ़ाया था तो पहले लेक्चर में ये बताए थे मोड वाले, मोड को कैसे सॉल्व करते हैं, याद है। जब असमीकाएं पढ़ाई थी तो असमीकाओं का जो फर्स्ट सेकंड लेक्चर, जो सेकंड लेक्चर था असमीकाओं वाला, उसमें मोड बताया था कि मोड को कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। फिर से एक बार याद दिला देता हूं, फिर से एक बार याद दे लेते हैं कि याद भी रख लेना, आगे के लिए भी काम आएगा। अगर मोड x a से छोटा या बराबर है तो इसका मतलब ये होता है कि x का मान -a से +a के बीच में है। और इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये दोनों एक बात है, ये दोनों बातें एक है। एक। नंबर 2, अगर x का मान, मोड x का मान a से बड़ा या a के बराबर है तो इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि x का मान -a से छोटा या +a से बड़ा। ये 2 है। ये 2 नियम जो है ये हमने इस्तेमाल किए, फर्स्ट और सेकंड। हाँ ठीक है। तो इन दोनों को इस्तेमाल करके हमने सवाल को किया है। यहाँ पे हमने किया था कि मोड x आ रहा है पूरे सवाल में, मोड x को हम सीधा हैंडल कर नहीं सकते, तो हमने मोड x को एक बार के लिए y मान लिया कि मोड x बराबर y है, ताकि हमारा नॉर्मल सवाल जो होता है वो बन जाए। तो मोड x को y माना तो ये हमारा जो नॉर्मल टाइप का सवाल है वो बन गया। और इस सवाल में हम क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, अंडर रूट के अंदर जो भी है वो 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। फिर हम यहाँ पे आए, दोनों में माइनस कॉमन निकाला और कट कर दिया। अब यहाँ पे शून्य कहाँ कहाँ पे है, एक तो y बराबर 1 पे शून्य है और एक y बराबर 2 पे शून्य है। y बराबर 1 और y बराबर 2 पे शून्य है, तो y बराबर 1 और y बराबर 2 पे शून्य है। और दोनों मूलों के बीच में माइनस आता है और दोनों मूलों के परे प्लस आता है। तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, ये वाला प्लस, वो वाला प्लस, ये वाला माइनस। अब हमारे पास ये चीजें आ गई, ये चीजें आ गई। ये चीजें आने के बाद में हमें क्या चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें वो चाहिए जो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है, मतलब प्लस वाला चाहिए। तो प्लस वाला एक तो ये रहा और एक ये रहा, यानी y 1 से छोटा होगा, y 1 से छोटा होगा, y 2 से बड़ा होगा। क्योंकि प्लस इधर है या इधर है, इधर है। जब y 1 से छोटा, और हमें 0 भी चल जाएगा, तो 1 के बराबर होगा तो भी चल जाएगा। तो y 1 से छोटा या बराबर, तो y 1 से छोटा या बराबर। फिर दूसरा आंसर और है, 2 से उधर उधर, y का मान 2 से बड़ा। अब y का मान रख दो, y का मान है मोड x,
y का मान मोड x है, y का मान मोड x रख दिया, ये रहा। फिर इन पे हमारा वो नियम लगा दिया मोड x वाला जो भी पढ़ाया था कि मोड x अगर लेस देन 1 है तो x का मान -1 और +1 के बीच में होगा, और मोड x किसी नंबर a से बड़ा है तो इसका मतलब है वो -a से छोटा है और +a से बड़ा है। तो ये दोनों हो गए, इन दोनों को मिला के यूनियन कर लिया, वो हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना। तो इसमें हमने दो चीजों को एक साथ डील किया है, एक तो अंडर रूट को भी डील किया, मोड आ गया था, तो मोड को करने के लिए, मोड को कंट्रोल करने के लिए हमने क्या किया, एक बार मोड को y मान लिया ताकि ये इंटरफेयर ना करे, ताकि ये इंटरफेयर ना करे, तो हमने y के हिसाब से इसको निकाला, फिर y को वापस मोड x रख के उसमें कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। अब एक और देखो, ये रहा, ये ने भी वही परेशान करेगा, ये भी हमें, ये भी वही परेशान करेगा। इस बार x ना हो के sin x आ गया, इस बार x ना हो के sin x आ गया, है ना, प्रॉब्लम में डालने के लिए। 1/√, मोड sin x प्लस sin x, बताओ इसकी डोमेन क्या है। तो यहां पे भी वही करेंगे, एक बार माना sin x बराबर y, थोड़ी देर के लिए sin x को शांत कर दो, माना sin x बराबर y, और आपका सवाल बन गया fx बराबर मोड y प्लस y, मोड y प्लस y। इंटरसेक्शन क्यों करेंगे, क्यों इंटरसेक्शन किया, कहां हमने इंटरसेक्शन किया, ये जो है ये यूनियन ही तो है, ये यूनियन ही तो है, या का मतलब क्या है, यूनियन। तो जब तक या यूज हो रहा है वो यूनियन है, मतलब आपके पास ये आंसर और ये आंसर दोनों ही आंसर है ना, तो ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, तो दोनों के लिए तो या ही लिखोगे आप, ये वाला भी या ये वाला भी, दोनों आंसर है, तो दोनों के लिए आपने या लिख दिया, फिर दोनों को मिलाया और आपका कॉमन बन गया। यहाँ पे अब ये कर दिया, हमें पता है कि अंडर रूट के अंदर जो भी होता है, जो भी होता है वो प्लस का होना चाहिए या जीरो होना चाहिए, लेकिन ये बट्टे में होने की वजह से जीरो अलाउड नहीं है, जीरो अलाउड नहीं है, मोड y प्लस वाई ग्रेटर देन जीरो ही होना चाहिए, बराबर जीरो भी नहीं चलेगा, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो ये बट्टे में है, बट्टे में अनंत आ जाएगा, इसलिए जीरो भी नहीं चलेगा। अब गौर करो, यहाँ एक चीज गौर करना, यहाँ समझ में आ जाएगा इससे कि ये जो बात है, यह बात हर प्लस के मान के लिए सही है, प्लस का कोई भी मान रखो ये बात सही है। अगर y, देखो y तीन चीजें हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अगर y नेगेटिव है, फर्स्ट केस आ जाते हैं कि y नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब -2 मान लो, ये -2 है, तो जैसे आप यहां -2 रखोगे, -2 का मोड, -2 मोड प्लस का 2 हो जाएगा, 2 में से 2 गया, जीरो आ जाएगा। क्या जीरो जीरो के बड़ा है, नहीं, जीरो जीरो से बड़ा नहीं हो सकता, तो इसका मतलब माइनस का कोई भी मान काम नहीं करेगा, कैंसिल, माइनस का कोई भी मान काम नहीं करेगा, कोई भी माइनस का मान जब आप रखोगे तो जीरो आएगा, और जीरो जीरो से बड़ा कभी हो ही नहीं सकता, जीरो जीरो से बड़ा नहीं हो सकता, इसका मतलब कोई भी माइनस का मान इस समीकरण को संतुष्ट नहीं कर सकता, तो माइनस तो कट हो गया, जीरो ट्राई करो, जीरो रखें तो जीरो प्लस जीरो इक्वल्स टू जीरो, क्या जीरो जीरो से बड़ा है, जवाब है नहीं, तो जीरो भी काम नहीं करेगा। अब प्लस का ट्राई करो, क्या प्लस वाले सारे मान काम कर जाएंगे, जवाब है कर जाएंगे, प्लस में कोई भी मान ले लो, जैसे एक ले लिया, एक ले लिया, तो यहाँ पे मोड एक प्लस एक, एक और एक दो आ गया, और हर प्लस का नंबर जीरो से बड़ा होता है, क्योंकि अब आप प्लस लेंगे तो ये तो प्लस आना ही है, ये तो ऑड डिवाइड प्लस है, और ये भी प्लस ही है क्योंकि वाई प्लस रख रहे हो, और प्लस 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 होते हैं, और हर प्लस का नंबर जीरो से बड़ा होता है, तो ये बात तो हमेशा सत्य है, यानी ये बात केवल तभी सत्य है जब y का मान जीरो से बड़ा है, ओनली प्लस, हाँ बस ये बात सिर्फ सत्य है y बराबर, y ग्रेटर देन जीरो के लिए। अब y हमारे पास आ चुका, अब जाके y को वापस ले आओ, y बराबर कौन, साइन एक्स, बस ये करना है, पहले y में आंसर निकाल लेना है, फिर y को वापस ओरिजिनल में ले आओ जिसमें वो था, साइन एक्स ग्रेटर देन जीरो। साइन का मान प्लस का कब आता है, साइन का मान प्लस का कब आता है, साइन का मान प्लस का कब आता है,
कौन से क्वाड्रेंट है जिनमें साइन का मान प्लस आता है? कौन से क्वाड्रेंट में साइन का मान प्लस आता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में। दो क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है। साइन फर्स्ट और सेकंड यानी 0 से पाई के बीच में। अच्छा 0 से पाई नहीं है, 0 से पाई और फिर नीचे माइनस का आ जाएगा। पाई से लेकर 2 पाई तक माइनस का आ जाएगा, लेकिन 2 पाई से लेकर 3 पाई तक फिर सही है ना। 3 से 4 पाई गलत, फिर 4 5 से 5 पाई तक। मतलब x का मान आएगा 2n पाई से लेकर 2n प्लस 1 पाई तक। इस हर अंतराल में सही होगा n का मान पूर्णांक, n बिलोंग्स टू z। क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट एक चक्कर में 0 से पाई है, दोबारा चक्कर काटेगा तब 2 पाई से लेकर 3 पाई वापस से फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट होगा, फिर 4 पाई से लेकर 5 पाई तक दोबारा फर्स्ट और सेकंड आएगा। तो कहां कहां सत्य हुआ ये सत्य हुआ 0 से लेकर पाई तक, फिर दोबारा सत्य होगा 2 पाई से लेकर 3 पाई तक, फिर दोबारा सत्य होगा 4 पाई से लेकर 5 पाई तक, फिर दोबारा सत्य होगा। इस तरीके से डैश 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 इन सब में सत्य होगा। तो ये लिख के इस तरीके के हर इंटरवल में ये बात सत्य है। इस तरीके के हर इंटरवल में ये बात सत्य है। तो ये सवाल भी देखो बनाने वाले ने कितना कमाल का बनाया है ना, जबरदस्त क्वेश्चन जो है ना वो ट्राई किया इसमें। 2n पाइप यहाँ नन ऑफ दीज ही हो गया, क्योंकि कोई भी आंसर ये नहीं है। ठीक है ना, क्वेश्चन को देखो समझो, देखो आराम से देखो। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड मैंने पहले ही कह दिया कि सवाल हमेशा एक्स में आएगा ऐसा तो नहीं होता। थोड़ा सा इसको साइन की रूप में लिखने की कोशिश की है, तो हमने भी कुछ नहीं किया, साइन एक्स को वाई माना, पहले वाई के तौर तरीकों से देखा कि अब ये सिंपल है समीकरण नहीं है जिसको आप सिर्फ ऐसे ही हल कर लेंगे, है ना। थोड़ी सी डिफिकल्ट है, थोड़ी सी अलग टाइप की समीकरण है जिसपे अब आपके जो नॉर्मल है वो काम नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है कि भाई कैसे यूज करूं ये बैठ जाए। हाँ ऑप्शन से ट्राई कर सकते हो आप लोग, बिल्कुल ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते हो। लेकिन ऑप्शन क्या होता है, इतनी सारी चीजें रख रख के पता करना मुश्किल हो जाता है। कई बार ऑप्शन, मैं ऑप्शन के लिए तो हमेशा ये कहता हूँ कि भाई आप ऑप्शन से अगर संभव हो सके, सवाल बना हुआ है ऑप्शन के लिए तो ऑप्शन ट्राई करिए, वरना क्या होता है कि कई बार पेपर बनाने वाला भी इतना क्लोज बनाता है कि आप ऑप्शन की मदद ले भी नहीं सकते। ऑप्शन की मदद लोगे तो ये भी सही लगेगा, ये भी सही लगेगा, ये भी सही लगेगा, तो वहाँ ऑप्शन ज्यादा काम करता नहीं है। ऑप्शन तभी ओपन रहते हैं जब बनाने वाली की दया होती है कि ठीक है चलो बच्चा ऑप्शन से कर ले, थोड़े ऑप्शन दूर दूर दे दो, थोड़े दूर दूर ऑप्शन दे दो, तब तो चल जाता है। लेकिन कई बार ऑप्शन इतने नजदीक होते हैं कि आप फायदा उठा ही नहीं पाते। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल लेते हैं महत्तम पूर्णांक का। महत्तम पूर्णांक एक्स, महत्तम पूर्णांक एक्स, इस बार एक्स की बजाय महत्तम पूर्णांक एक्स है, एक्स के बजाय महत्तम पूर्णांक एक्स है। सेम क्वेश्चन है, बस खाली बदला क्या है, जहां एक्स लिखा हुआ है वहां महत्तम पूर्णांक एक्स लिखा हुआ है। महत्तम पूर्णांक फलन है, पहले महत्तम पूर्णांक फलन को थोड़ा सा समझ लो एक बार, क्या करता है महत्तम पूर्णांक फलन। महत्तम पूर्णांक फलन में आप जो भी रखते हैं वो आपको उसको पूर्णांक में बदल देता है। थोड़ा बदलने का नियम समझना, बदल देता है इसके नियम को समझना। 0 1 2 3 संख्या रेखा पर ये कैसे काम करता है इसको देखो। जो संख्या रेखा है उस पे इसकी बनावट को समझो। आप अगर इसके अंदर, ध्यान से देना, अगर आप इसके अंदर एक रखते हैं तो एक मिलेगा, 1.1 रखते हैं 1.1 तब भी एक मिलेगा, 1.2 रखते हो 1.3 1.4 1.5 1.6 डैश 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 1.9 तक, 1.99 तक आपका आंसर एक ही आता रहेगा, आपका आंसर एक ही आता रहेगा कंटिन्यू।
तो ये आ गया, है ना। ये इन सब पे हमारा आंसर 1 आता रहेगा। 1 से लेकर, ध्यान से देना, 1 से लेकर 1.99999 तक आंसर 1 आता रहेगा। अब जैसे ही 2 शुरू हुआ, जैसे ही 2 शुरू हुआ, 2 से लेकर 2.9999 तक आंसर 2 ही आता रहेगा। अब आंसर 2 आता रहेगा, इन सब के आंसर 2 है। फिर 3 से लेकर 3.99 तक हमारा आंसर 3 आता रहेगा। तो इसका चित्र को समझो, कितना सुंदर चित्र। क्या करता है ये क्या करता है, 1 से लेकर 2 के बीच में, 2 से पहले पहले जितने भी हैं उन सब पे 1 देता रहेगा। ऐसे आप यहां देखेंगे, 0 से लेकर 0.99 तक आंसर 0 आता रहेगा। तिरंगो झंडो कौन बने ना ना, तिरंगो कौन बने, केसरिया कलर चाहिए एक, लो। फिर कहानी यहां से लेकर -1 से लेकर 0 से पहले पहले चाहे समझ में बताओ, सोनो तो लाग रहे ना, सुंदर लग रहा है ना, समझ तो बाद में भी लिखे आप, चित्र सोनो लाग रहे हो, कौन लाग रहे हो, कलर तो लाग रहे ना, मतलब हरे कलर, पिंक कलर, येलो कलर, व्हाइट कलर, ऑरेंज कलर, है ना। क्यों, कलर तो ठीक लाग रहे हैं। यहाँ पाछा आता हुआ, यहाँ वापस आ रहे हैं, घर आ रहे हैं पाछा, वो शाम को बोल लो जो घर आया करे ना, ये वो है पाछा आ गया, देखो, है ना। तो बस यही डायग्राम है। अब थोड़ा सा ध्यान रखना, हमेशा होता क्या है, आप किस रेंज में हो, इसको संख्या रेखा में बहुत अच्छा होता है। आप कहीं भी हो, आप अपने पुराने जो नंबर है उस पर बाहर लौट के आते हो, उस पर आप लौट के आ रहे हो। देखो ये महत्तम पूर्णांक है, ये ऐसे काम करता है, ये ऐसे काम करता है, ठीक है ना। समझ लो इसको अच्छे से, अभी काम आने वाला है ये थोड़ी देर में। अब आप तो सोना लाग रहे, बाद में जब अठा काम में ले दिक्कत आएगी। अभी समझ लो, इसका रूल यही है, चाहे आप कहीं भी चले जाओ, कहीं भी, हर जगह पे इसका रूल ऐसे ही काम करता है। आप यहाँ हैं, अभी भी इसका रूल यही है। ये देखो, यही रूल है। बस आओ अब इस रूल को काम में लेते हैं, कैसे काम लिया जाएगा वो देखो। यहाँ पे महत्तम पूर्णांक x को y माना, महत्तम पूर्णांक x बराबर y, ये y हो गया, हमारा फंक्शन बन गया y स्क्वायर ये रहा, ये अंडर रूट के अंदर वाला है, और अंडर रूट के अंदर वाला हमेशा 0 से बड़ा और बराबर, बराबर चल नहीं सकता, क्योंकि बराबर अगर 0 आ गया तो नीचे 0 आ जाएगा, तो 0 चलेगा नहीं। गुणनखंड करने पर गुणनखंड हो जाएंगे y-3 और y+2। अब ये रहा, संख्या रेखा पे दर्शाओ, ये संख्या रेखा, आंसर कह रहे हैं कि एक तो है -2, एक है 3, और ये 0, ये 0, ये माइनस, और ये प्लस, और ये प्लस। और हमें कौन कौन सा चाहिए, हमें प्लस वाले चाहिए, हमें प्लस वाले चाहिए, तो ये हमारा आंसर हो गया y के हिसाब से, लेकिन y में नहीं, आंसर तो x में निकालना है। तो एक ये हुआ और एक ये हुआ, मतलब हमारा आंसर हुआ -2 से छोटा और साथ में 3 से बड़ा।
3 से बड़ा, बराबर को चिन्ह के आगे हो, बराबर। अब समय आ गया महत्तम पूर्णांक x को बुलाने का। अब बताओ, अब बताओ x क्या क्या होगा, इधर वाले में आओ। अब y की जगह अपना मोड है महत्तम पूर्णांक। चित्र देखो, चित्र देखो, -2 से छोटा चाहिए, -2 से छोटा चाहिए, तो x क्या क्या हो, ये महत्तम पूर्णांक वाला डायग्राम, ये महत्तम पूर्णांक वाला डायग्राम। हाँ वो गलती से शामिल हो गया, गलतियों तो शामिल हो ही सके ना, सही करें शामिल कौन नहीं है, गलती करें तो हो ही जाए। तो महत्तम पूर्णांक x छोटा है -2 से। अब देखो महत्तम पूर्णांक का मान आपको -2 से छोटा चाहिए, इसका मतलब इधर चलो, इधर वाले सब सही है, ये सब -2 से छोटा ही देंगे आपको, ये सब -2 से छोटा देंगे, सही है, सही है। अब -2 रखेंगे, खुद -2 रखेंगे तो -2 आएगा, लेकिन -2 के बाद में जो भी रखेंगे, -2 के बाद में जो भी रखेंगे, इन सब का आंसर होगा -3, है ना। यानी -2 से पीछे पीछे सब सही है, तो x छोटा हुआ -2 से, ठीक है, ये तो चेंज हो गया। अब इसे चेंज करो, 3 से बड़ा चाहिए, महत्तम पूर्णांक 3 से बड़ा चाहिए, गौर करो चित्र देखो, महत्तम पूर्णांक 3 से बड़ा चाहिए, महत्तम पूर्णांक 3 से बड़ा चाहिए, क्या रखेंगे 3 से बड़ा है, महत्तम पूर्णांक x 3 से बड़ा चाहिए। चित्र में देखो, अगर मैंने 3.1 भी रखा तो मुझे 3 मिलेगा, चित्र दिखा रहा है कि अगर मैंने 3.1 रखा तब भी 3 मिलेगा, 3.2, 3.3 से लेकर 3.9999 तक मैं रखूंगा तो मुझे 3 ही मिलता रहेगा, तो मुझे कहां से रखना पड़ेगा, 4 से, तो ये हुआ x 4 से बड़ा, 4 से बड़ा। जब मैं 4 से बड़ा रखूंगा, अगर मैंने 3.999 भी रख दिया तो मुझे 3 मिल जाएगा, 3 बराबर हो नहीं सकता, 3 बराबर हो नहीं सकता, बड़ा ही चाहिए, तो 4 से शुरू करना पड़ेगा। तो आंसर आया -2 से छोटा और 4 से बड़ा, -2 से छोटा, यानी माइनस अनंत से लेकर -2 तक, यूनियन 4 से लेकर अनंत तक, ये आपका आंसर है, आंसर सी। खुद 4 भी तो चाल जाओगे, 4 भी चाल जैसी, क्योंकि 4 पे भी तो 4 आसी, तो ये भी चाल जैसी, आंसर आएगा बी। हाँ 4 शामिल होगा। अब देखो सवाल कितना शानदार सवाल बनाया इन लोगों ने, कितना कमाल का बनाया। एक बार तो रुको और इन्हें समझो। वो भी गड़बड़ हो गई, इतना बारीक बारीक है। ठीक है साहब, ये लो, अब ये ठीक है। हाँ ऑप्शन 1 सही होगा, ऑप्शन 1 सही होगा। इसमें बताओ कोई परेशानी है, अब इसमें कोई परेशानी है,
इनको 2-3 बार हाथ से निकालना, 2-3 बार, एक बार नहीं 2-3 बार, है ना। नए सवाल निकालने की जरूरत नहीं है, बस ये जो हैं इन्हीं सवालों को बार बार निकालो। बार बार निकालोगे तो बहुत सारी चीजें समझ में आएगी। ये यहाँ पे आ गया, y के 2 मान आ गए, y का एक मान आया -2 और एक आया 3, -2 और 3। हमें 0 से बड़ा चाहिए, मतलब प्लस वाला चाहिए, तो -2 से छोटा और 3 से बड़ा, ये आंसर हो गया। तो -2 से छोटा और 3 से बड़ा, 3 से बड़ा -2 से छोटा, तो y का मान -2 से छोटा, y का मान 3 से बड़ा। y की जगह महत्तम पूर्णांक x रख दिया और इसकी जगह महत्तम पूर्णांक x रख दिया। अब हमें चाहिए कि महत्तम पूर्णांक x का मान -2 से छोटा आना चाहिए। x का मान क्या ले, महत्तम पूर्णांक x का मान -2 से छोटा आना चाहिए। x का मान क्या लें कि उसका महत्तम पूर्णांक निकालने पर 2 से कम, -2 से कम आए। तो यहाँ देख सकते हो, अगर -2 लिया तो -2 आ जाएगा, मुझे -2 नहीं चाहिए, मुझे -2 से छोटा चाहिए। और चित्र साफ दिखा रहा है कि -2 से पीछे जाने पर मैं कुछ भी लूंगा तो मेरा आंसर -2 से छोटा आएगा। महत्तम पूर्णांक में -2 से छोटा आएगा, यानी x का मान -2 से छोटा कुछ भी ले लो, x का मान -2 से छोटा कुछ भी ले लो, इससे छोटा कुछ भी ले लो, आंसर -2 से कम ही आएगा। क्योंकि यहां से कुछ भी लूंगा तो उसका आंसर और पीछे जाएगा, यहां से कुछ भी लूंगा तो उसका आंसर और पीछे जाएगा, मतलब -2 से छोटा होगा, -2 से छोटा ही चाहिए। और फिर यहां आ जाओ, फिर यहां आ जाओ 3 से परे। अब हमें चाहिए 3 से परे, महत्तम पूर्णांक x 3 से बड़ा आना चाहिए। तो यहां तक देखो, इस लाइन तक, इस ग्रीन लाइन पर कोई भी आंसर लेंगे तो आंसर 3 ही आता रहेगा। यहां जाके, इस पॉइंट पर जाकर, यहां से 4 से शुरू करें तो जो भी आंसर आएगा वो 3 से बड़ा आएगा। तो ये इसके बाद वाला, तो आंसर हुआ -2 से छोटा और 4 से बड़ा। फिर डिपेंड करता है क्या क्या होता है वो सवाल पे अलग अलग। इस सवाल के लिए भी ये है, ठीक है। आ जाओ, और भी हैं सवाल, चिंता ना करो, मिक्स टाइप के भी हैं। ये रहा, इसमें एक पर महत्तम पूर्णांक है और एक पर नहीं है, एक पर महत्तम पूर्णांक है और एक पर नहीं है। इसमें आप, है ना, अब ये सवाल जो है ये अलग हो गया। है ना, टफ है ये, लेकिन अब तय नहीं कर सकते ना हम लोग। अब कोई कहे ये सवाल बहुत टफ है, बिल्कुल टफ है, कोई दो राय नहीं है, लेकिन हम पेपर को भी तो तय नहीं कर सकते ना कि पेपर में क्या देगा, कहाँ तक देगा। तो थोड़ा तो एडवांस, थोड़ा सा तो ऊपर जाना ही पड़ता है, थोड़ा सा तो हमें लेवल को अप रखना ही पड़ता है कि भाई पेपर जितना पूछ रहा है उसके बराबर का तो हमें भी नहीं पता कि बराबर कहाँ होगा। तो यही पता है कि चलो उससे ऊपर चलना, नीचे चलने में भलाई नहीं है, पेपर के लेवल से ज्यादा नीचे चलने में वैसे भलाई नहीं है। तो थोड़ा ऊपर रहें, ऊपर रहेंगे ऑब्वियसली बात है, 10 सवाल करेंगे, 2 तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे ये कहते हुए कि बहुत टफ है। तो पहले से ऊपर तो रखें ना, तो ऊपर रखें तो कम से कम नीचे होते होते भी पेपर तक तो बच ही जाए, पेपर तक का लेवल तो हमारा बच ही जाए। तो ज्यादा नीचे जाएंगे तो गड़बड़ा जाएगा। और अब लग भी नहीं रहा कि पेपर कोई आजकल इतना इजी लेवल अब देते हैं, है ना। ये अगर आप आईआईटी वाले पेपरों को आप देखें, अगर आप, जो आईआईटी में भी चल रहा है, आईआईटी एडवांस में जो चल रहा है, तो वो तो भगवान भरोसे है, पता नहीं कैसे बच्चे करते हैं, क्या करते हैं वो लोग, कैसे वो लोग पढ़ते हैं, किस तरीके से वो लोग अपने आप को तैयार करते हैं, ईश्वरी जाने। सवालों को देख के मतलब सर चकरा जाए। अभी जो आईआईटी का लेवल चल रहा है, 2024 की बात कर रहा हूँ, 2024 में जो आईआईटी का लेवल है, और वो 12th के बच्चे हैं, वो ग्रेजुएशन किए हुए नहीं है, वो पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए नहीं है, वो 17 से 18 साल के बच्चे हैं जो उस लेवल तक की मैथ्स, और सिर्फ मैथ्स नहीं है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है। हमारे तो सिर्फ मैथ्स है, उनके फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, और उस लेवल की है। मतलब आज भी अगर हम इस लेवल पे उस सवालों को देखें तो हाथ खड़े कर दें कि यार क्या सवाल डाल रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं सवाल। ये तो एक्सपायर हो चुके हैं वहां से,
ये तो 10-15 साल ही पहले ही एक्सपायर हो गए थे। जब एकदम एक्सपायर हो जाते तब हमारे कंपटीशन में पहुंचते कि ठीक है अब तुम काम में ले लो, अब तुम मौज करो, है ना। तो अब इसमें क्या करना है, थोड़ा समझदारी से करना है। तो हमें अंडर रूट के अंदर वाला, हाँ कसरत तो करनी पड़ेगी। देखो इसके अंदर वाला बट्टा, इस बार मानने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि एक एक्स महत्तम पूर्णांक में है और एक नहीं है, एक है और एक नहीं है, तो मानने का कोई फायदा नहीं है, मानने का कोई फायदा है ही नहीं इसके अंदर। इसको मान भी लूं तो इस एक्स का क्या करूं, इस महत्तम पूर्णांक एक्स को वाई मान भी लूं तो इस एक्स का क्या करूं, तो कुल मिला के फायदा कुछ है नहीं मानने का, तो बिना माने ही करेंगे। अब गौर करो, हमें प्लस का चाहिए, प्लस का दो स्थितियों में आ सकता है, प्लस का दो स्थितियों में आ सकता है, ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों ही प्लस के हों, ये भी प्लस हो और ये भी प्लस हो, तो प्लस बट्टा प्लस प्लस आ जाएगा। या फिर एक ये हो सकता है स्थिति कि ऊपर वाला माइनस का हो और नीचे वाला भी माइनस का आ जाए, दोनों माइनस के आ जाए तो भी माइनस माइनस प्लस हो सकता है, दोनों प्लस आ जाए तो भी प्लस हो जाएगा, दोनों माइनस आ जाए तो भी प्लस हो जाएगा। यानी यहाँ पे दो संभावनाएं बनती है, दो केस बन सकते हैं। पहला केस कि दोनों ही प्लस हो, 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का हो, तथा तथा नीचे वाला भी प्लस का हो, लेकिन नीचे वाले को जीरो नहीं ले सकते क्योंकि नीचे जीरो खतरनाक होता है। एक केस तो ये बन गया दोनों प्लस हो जाए, तथा फिर एक दूसरा केस या तो ये स्थिति होनी चाहिए, या तो ये होगी, या तो ये होगी कि दोनों ही प्लस होंगे, या फिर ये होगी कि दोनों ही माइनस होंगे। अब दोनों माइनस ले लो, 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का हो, तथा महत्तम पूर्णांक एक्स प्लस 2 ये भी माइनस का हो, दोनों ही माइनस के हों तो ही ये प्लस रह सकता है। सो अगर ए बटा बी है और हम कह रहे हैं कि ए बटा बी प्लस का है, तो ए बटा बी प्लस का केवल तभी हो सकता है जब या तो दोनों ही प्लस हो, या तो दोनों ही प्लस हो तो प्लस हो सकता है, या फिर दोनों ही माइनस हो, जैसे माइनस का 2 बटा माइनस का 3, ये जीरो से बड़ा है क्योंकि दोनों ही माइनस है, दोनों ही माइनस है इसलिए प्लस रह सकता है, या फिर दोनों ही प्लस हो तो प्लस रह सकता है। तो इसीलिए हमने दो स्थितियां इसमें बना दी है, एक स्थिति जब दोनों ही प्लस हो, एक स्थिति जब दोनों ही माइनस हो। पहले वाले केस में आ जाओ, दोनों का आंसरों को बाद में यूनियन कर देंगे, इधर वाला आंसर और उधर वाला आंसर, पहले इधर वाला आंसर निकालते हैं। इधर वाले आंसर में आते हैं, माइनस से गुणा कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 छोटा या बराबर हो जाएगा 0 के, तथा यहां देखो, यहाँ पे हमें महत्तम पूर्णांक x का मान -2 से बड़ा चाहिए, महत्तम पूर्णांक x का मान -2 से बड़ा चाहिए, और पीछे वाला डायग्राम में जाके देखो कि -2 से बड़ा कब आएगा, -2 से बड़ा चाहिए, यानी -1 से बड़ा लो, -1 से बड़ा लो। अगर -2 से ये वाले भी ले लिए तो भी आपको कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये सब लेने पे भी आपका आंसर -2 ही आएगा, इन सब पे भी आपका आंसर -2 आ जाएगा, और -2 तो आपको नहीं चाहिए, आपको -2 से बड़ा चाहिए। देखो आपको -2 से बड़ा चाहिए महत्तम पूर्ण, क्योंकि अगर आपने माइनस का 2 रखा तो -2 आ जाएगा, माइनस का 1.9 रखा तो भी -2 आ जाएगा, माइनस का 1.1 भी रखा तो भी -2 आ जाएगा। वो चित्र से देख सकते हो, ये रहा, ये -2। अगर मैंने 1.9 माइनस का 1.9 डैश 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 माइनस का 1.1 तक भी कुछ रखा तो भी आंसर -2 ही आता रहेगा। यानी सबसे पहला जब -2 नहीं आएगा वो होगा -1, तो इसका मतलब हो गया कि -1 से x बड़ा होना चाहिए -1 से, तो इसे चेंज -1 से बड़ा और बराबर भी चल जाएगा, तो ये पूरा -1 भी रखोगे तो -1 देगा, और -1 -2 से बड़ा होता है, तो ये डन हो गया। अब यहां आ जाते हैं, यहां आपको 0 से छोटा चाहिए, संख्या रेखा
बीच में तथा का ध्यान रख लो, ठीक है। साथ में बना लूं दोनों की, वैसे चाहो तो अलग अलग बना सकते हो या एक साथ ही बना लो, झंझट ही खत्म हो। पहले इस वाले का बना लो। इसके आए हमारे माइनस का 2 और प्लस का 2, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, है ना। और हमें क्या चाहिए, माइनस वाला चाहिए और 0 चाहिए। 0 एग्जैक्ट 0 है तो भी चल जाएगा, यानी ये चल गया और ये चल गया, ठीक है। इसे देखो, ये कह रहा है -1 से बड़ा या बराबर, -1 से बड़ा या बराबर, -1 यहीं कहीं होगा, खुद -1 शामिल है, और -1 से बड़ा, बड़ा उधर आ जाएगा, ये आंसर हुआ। दोनों का कॉमन देखो, क्योंकि बीच में तथा लगा हुआ है, तथा का मतलब दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए। अब ऐसे थोड़ी चल सकता है कि ऊपर प्लस आ जाए या नीचे माइनस आ जाए, ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो तथा का मतलब होता है जब दोनों जरूरी होते हैं, दोनों, दोनों जरूरी है। ऐसे नहीं कि ऊपर वाला प्लस आ गया नीचे वाला माइनस आ गया ना, ये भी और ये भी दोनों पूरी होनी चाहिए, दोनों रजामंद होने चाहिए। तथा, तथा मतलब इंटरसेक्शन, अब यहाँ पे इंटरसेक्शन होगा, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो -1 से लेकर 2 तक, इनका आंसर ये आ गया, जिसमें -1 शामिल है, 2 शामिल है, तो -1 से लेकर 2 तक, -1 से लेकर 2 तक, इनका तो ये सार हो गया। अब उनका सार निकालते हैं इधर वालों का। इधर भी माइनस से गुणा करने पर चिन्ह बड़े का हो जाएगा, तथा महत्तम पूर्णांक x का मान हमें -2 से छोटा चाहिए। तो देखो -2 से छोटा कब आएगा, -2 से छोटा ही चाहिए, ये रहा। -2 से पहले कुछ भी रखो, -2 से छोटा ही आएगा, यानी x का मान -2 से कम लेने पर महत्तम पूर्णांक का मान -2 से छोटा आ जाएगा। यहाँ पे सीधी संख्या रेखा बना लो, ये आ गया माइनस का 2, ये प्लस का 2, माइनस का 2 प्लस का 2, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, और इसके हिसाब से हमें जो आंसर चाहिए वो प्लस वाले चाहिए, प्लस वाले चाहिए, तो एक ये हो गया, और इसमें शामिल नहीं है, ये शामिल नहीं है, और इसमें चाहिए -2 से छोटा, तो -2 से छोटा यानी ये हो गया। दोनों का कॉमन खाली यही हुआ, -2 से छोटा, तो इनका आंसर आया -अनंत से लेकर -2 तक। अब दोनों आंसर, वो वाला आंसर और ये वाला आंसर दोनों यूनियन कर दो, वो आंसर हो गया। तो -अनंत से लेकर -2 तक यूनियन, वो पहले वाला आंसर, -1 से 2 तक। देखो कुछ गड़बड़ है, जबकि आंसर के हिसाब से तो गड़बड़ है, चारों ही ऑप्शन नहीं है। दो को देख लेते हैं, एक बार दोबारा देख लेते हैं, कोई हो सकता है कुछ छूट गया हो। चलो इसमें आ जाते हैं, इसमें हमें महत्तम पूर्णांक का मान -2 से छोटा चाहिए, और महत्तम पूर्णांक का मान -2 से छोटा है,
यानी महत्तम पूर्णांक का मान -2 से छोटा है, मतलब उधर जाए। तो अगर हम -2 रखते हैं, -2 रखते हैं तो बराबर आ जाएगा, लेकिन -2 से छोटा रखते हैं, -2 से छोटा होगा -2.1, -3 देगा। ठीक है, ये तो सही है। ये भी -2 + 2 प्लस का चाहिए, यही सही है। -2 से छोटा वो इधर आएगा, दोनों का कॉमन ये आएगा, परफेक्ट है। इक्वल का यहाँ ले लिया ना हमने, इक्वल का यहाँ ले लिया तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। इक्वल हमने यहाँ पे कवर कर लिया है, यहाँ पे हमने 0 बराबर टू 0 जो है ना वो कवर कर लिया इसमें। लेकिन ऑप्शन तो इसमें कोई सा ऐसा अनंत वाला ऑप्शन ए क्या आ रहा है, खाली ए, अनंत वाला ऑप्शन ही नहीं है। -2 को बाद में अलग से भी कवर कर लेंगे। और -2 पे बराबर का चिन्ह आ भी नहीं सकता, -2 पे बराबर नहीं आ सकता, क्योंकि अगर आप यहाँ पे -2 रखते हो तो ऊपर आ जाएगा 0, ऊपर आ जाएगा 0 और नीचे भी आ जाएगा -2 का महत्तम पूर्णांक -2, -2 + 2 0 आ जाएगा। तो -2 के साथ बराबर का चिन्ह आ ही नहीं सकता, -2 के साथ बराबर का चिन्ह आ भी नहीं सकता, है ना। अगर हमारा गलत है तो देखो इस इंटरवल में कोई बिंदु ऐसा है क्या जिसको रखने पे आंसर नहीं आता हो, चेक कर लो, पता चल जाएगा कि क्या कोई बिंदु ऐसा है जिस पे हमारा ये आंसर ना देता हो। तो इस इंटरवल में मान लो 0 रख के देखते हैं, तो 0 रख के देखा तो 0 काम कर रहा है, बिल्कुल काम कर रहा है, कोई गलत नहीं है। चलो इस इंटरवल को ट्राई करो, इस इंटरवल में -2 से माइनस अनंत है, तो -3 ट्राई करते हैं। -3 रखने पर 4 - 9, और 4 - 9 आ जाएगा -5, ऊपर आ गया -5, नीचे आ गया -3 + 2 जो कि -1 आ गया, और ये कैंसिल हो गया और ये 5 आ गया, √5 काम कर रहा है। तो ये भी सही है और ये भी सही है, कोई ऐसा है ही नहीं एक्स का मान जो गलत है ना, ऐसा कोई है ही नहीं जो गलत है। तो ये है हमारा -अनंत से -2 तक और -1 से लेकर 2 तक, नन ऑफ दीज। क्योंकि आधा आधा आंसर दिया हुआ है, आधा और है आधा और है, ठीक है। अगला सवाल, द डोमेन ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन का डोमेन निकालिए। log बेस 10 फिर ब्रैकेट log 10x 2 - 3 log 10x। डोमेन पूरा चाहिए ना, अधूरा डोमेन ही चलता है, ऐसे नहीं कि आधा डोमेन सही है छोड़ दिया। अब ये जो है ये आधा है, ये पूरा डोमेन नहीं है, क्योंकि इसमें देख सकते हो -1 से लेकर 2 के बीच वाले जो नंबर है, पूरा पूरा 2 भी रख के देख लो, पूरा पूरा 2 काम कर रहा है इसमें, 2 यहाँ है तो नहीं, 2x बराबर 2 पे इसका मान आ रहा है, x बराबर 2 यहाँ है ही नहीं, x बराबर 2 नहीं है, इसका मतलब ये गलत है, ये पूरा डोमेन नहीं है। डोमेन का मतलब क्या होता है, वो सभी x के मान जो फलन पे रखने पर काम करते हो, जिसपे कोई एरर ना आती हो, कोई भी एरर ना आती हो, ठीक है ना, इस वजह से। ऐसे ही आप अगर बी को चेक करें तो बी में ये आ गया हमारा, यहाँ वाला आ गया, लेकिन यहाँ देख सकते हो -3 काम करता है, लेकिन -3 इसमें है नहीं, इसलिए बी गलत हो गया, पूरा डोमेन नहीं है। तो इस तरीके से ये, अब -3 जो है वो यहाँ नहीं है जबकि काम कर रहा है, -3 काम कर रहा है लेकिन यहाँ नहीं है, तो ये डोमेन पूरे नहीं है। डोमेन का मतलब ही होता है वो सारे एक्स, सभी एक्स रियल नंबर, वो सभी रियल नंबर वाले एक्स
जो फलन पे काम करते हैं, जहाँ फलन को कोई एरर नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं आती। तो यहाँ तो अधूरे अधूरे आंसर है, पूरे एक्स तो है नहीं। और डोमेन ऐसा नहीं होता कि थोड़े से एक्स, थोड़े ले लो थोड़े छोड़ दो, ऐसे नहीं। वो सारे एक्स लेने होते हैं जिन पे फलन परिभाषित होता है, मतलब काम करता है ना। देखो इंटरवल आधा नहीं चलता, प्रांत आधा नहीं चलता, आधा भी है तो भी गलत है। प्रांत की परिभाषा ये नहीं होती कि कुछ एक्स ले आओ, 2-3 को पकड़ लाओ, बस 2-3 को पकड़ के ले आओ, ज्यादा नहीं चाहिए, है ना। ज्यादा नहीं चाहिए, 2-3 को पकड़ लाओ खाली। फॉर एग्जाम्पल ये मान लो 1/x-1 है। कोई आके कहता है कि इसका जो प्रांत है वो रियल नंबर -a,2 है, तो वो गलत कह रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए गलत है। ऑप्शन नंबर 2 अगर कोई कहता है कि पूरा आर है, तो भी गलत है। कोई कहता है कि आर में से ये, तो ये गलत क्यों हुआ? क्योंकि इसने एक बिंदु को एक्स्ट्रा छोड़ दिया, 2 नहीं छोड़ना चाहिए था, इसने 2 छोड़ दिया, ये इसलिए गलत हो गया। इसने एक्स्ट्रा बिंदु छोड़ दिया, जिसपे मान आ रहा था फिर भी छोड़ दिया, इसलिए गलत है। और ये इसलिए गलत है कि जिसपे मान नहीं आ रहा था वो भी शामिल कर लिया, ये इसलिए गलत है। जो कम बिंदु दिखा रहा है वो भी गलत है, और जो ज्यादा बिंदु दिखा रहा है वो भी गलत है। प्रांत का मतलब होता है वो जो सारे एक्स के मान दिखाए जिसपे फलन विद्यमान है। ऐसा नहीं कि कुछ दिखा दिया और कुछ नहीं दिखाया। अब मान लो कोई ऐसा इसका छोटा रूप आ जाता, जैसे अब ये देखो, ये वाला है, इसमें आप कोई भी ट्राई कर लो, हर एक्स के मान पे फलन का मान आएगा। इसके इसमें से, इसमें आप ट्राई करें तो हर एक्स के मान में, ये जो कह रहा है, इस जो अंतरवाल की बात कर रहा है उसमें हर एक्स पे फलन का मान आएगा। लेकिन हर एक्स पे फलन का मान आएगा इसका मतलब ये नहीं प्रांत है। प्रांत का मतलब है वो सारे एक्स कवर होने चाहिए जिस पे फलन का मान आता है, कोई भी छोड़ना नहीं चाहिए। इसने क्या किया, ज्यादा सुरक्षित होकर 2 को भी छोड़ दिया, 2 को भी छोड़ दिया। वो छोड़ नहीं सकता उसको कि 2 को छोड़े, 2 पे मान है फिर भी छोड़ दिया, तो प्रांत नहीं हो सकता। प्रांत में कहा गया प्रत्येक एक्स लेना होगा आपको जिस पे फलन परिभाषित होता है। ठीक है, चलो इसे ट्राई करो। कहाँ गया वो? ये अगला लोग वाला करो, इसे ट्राई करो। बिल्कुल, बस अनमोल थोड़ी सी गड़बड़ है, बाकी सब ठीक है। नहीं अनमोल, थोड़ी सी गड़बड़ है, बाकी सब ठीक है। अब ऐसे नहीं है कि मन मर्जी आया कि सर यूनियन कर ले, तो आंसर नहीं मिल रहा तो चलो यूनियन कर लेते हैं, है ना। आंसर मिलाना है इसलिए यूनियन कर लेते हैं। आज तक तो इंटरसेक्शन कर रहे थे, आज आंसर इंटरसेक्शन से नहीं आ रहा तो चलो यूनियन कर लेते हैं। और जितने दिन यूनियन से आता रहेगा उतने दिन यूनियन करते रहेंगे, जिस दिन आंसर यूनियन से आना बंद हो जाएगा उस दिन इंटरसेक्शन कर लेंगे। मजाक थोड़ी है, गणित है, लॉजिक है। जो भी कर रहे हो उसका कारण है, क्यों कर रहे हो आप, यूनियन क्यों कर रहे हो, इंटरसेक्शन क्यों कर रहे हो। ऐसे नहीं कि आंसर आ रहा है पीछे इसलिए कर रहे हैं। शाबाश, सोचो। हाँ, शाबाश अनमोल, अब सही है।
हाँ तो यूनियन किया है हमने, यूनियन का चिन्ह है, तो यूनियन किया है। ये देखो ये वाला आंसर, इसका वो रहा आंसर, इसका ये आंसर रहा, दोनों आंसर के बीच में ये देखिए लगा है यूनियन, ये रहा, ये यूनियन लगाया हुआ है। पहले वाला आंसर यूनियन, दूसरे वाला आंसर। ऑप्शन है सी। अच्छा क्वेश्चन क्या चला गया क्या? ये लो, ये तो सिंपल है यार, ये तो सिंपल है, इसमें तो ज्यादा भेद बदलाव है ही नहीं। ये रहा अंदर वाला, log बेस 10 10x बटा 2 माइनस 3 माइनस log 10x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, log 10, उस साइड भी log में ही लिख लो ताकि log से log कंपेयर कर सकें। जीरो को लिख लिया log 10 1, log 1 की वैल्यू 0 होती है। अब log में दोनों का बेस 10 है, log में दोनों का 10 बेस है, 10 बेस है, एक से बड़ा बेस है, तो इसको हटाने पर बड़ा बड़ा रह जाएगा, छोटा छोटा रह जाएगा। एक बार log 10x का नाम y रख लो ताकि लिखने में आसानी हो। 2 3 माइनस वाई बड़ा या बराबर 1 के, जहां पर हमने y किसको माना है, जहां log 10 x का नाम मैंने y रखा है। ठीक है, एक को इधर ले आओ, लघुत्तम ले लो, y बटा 6 माइनस 2y, एक इधर आ गया, माइनस का एक ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, लघुत्तम लेने पर y माइनस 6 प्लस 2y बटा 6 माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ऊपर आ जाएगा 3y माइनस 6, 3 कॉमन, y माइनस 2, नीचे भी माइनस कॉमन, 2 भी कॉमन, y माइनस 3, है ना, माइनस के 2/3 से या माइनस 1 से गुणा करने पर, माइनस 1 से गुणा करने पर चिन्ह बदल जाएगा। तो y का मान 2 और 3 आ गया, y का मान 2 और 3 आ गया। ये रही संख्या रेखा, y आ गया 2 और 3, 2 पे भी 0 और 3 पे भी 0,
लेकिन 3 जो है वो नीचे वाला 0 है, नीचे वाला 0 है तो ये लेंगे नहीं, कट। और हमें चाहिए माइनस वाला, माइनस यहाँ आता है, यहाँ आता है तो ये तो चल जाएगा, लेकिन ये वाला नहीं चलेगा, और बीच वाले। तो y का मान आया 2 से लेकर 3 के बीच में, y हुआ 2 से लेकर 3 के बीच में, 2 से लेकर, 2 शामिल है, से लेकर 3 तक, 2 से लेकर 3 तक, जिसमें 2 शामिल है। अब y का मान रख दो, y का मान है log 10x, log 10x और 3। अब इन सबको log 10 में लिख लो ताकि कंपेयर किया जा सके, सबको 10 में लिख लो ताकि कंपेयर किया जा सके। तो इसे तो लिख लिया, इसे देखो 2 को लिख लिया log 10, 10 का स्क्वायर 10 की पावर 2 में, ये हो गया log 10x, और इसे लिख लिया log 10 की पावर 3, है ना। अब log 10 log 10 log 10 हटाने पर x हो गया 10 की पावर 2 से लेकर 10 की पावर 3 के बीच में, जिसमें 10 की पावर 2 शामिल है, 10 की पावर 3 शामिल नहीं है। तो आंसर हो गया सी। 10 की पावर 2 शामिल है, 10 की पावर 3 शामिल नहीं है। ठीक है, सही है। चलो अब रेंज पे चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, डोमेन बड़े जटिल जटिल हो गए। अब आ जाते हैं रेंज पे। रेंज का मतलब आपको बताना है कि फलन का मान क्या क्या आ सकता है, फलन का मान। अब f का मान बताना है, अब ये नहीं बताना है कि x का मान क्या क्या रख सकते हैं, अब ये बताना है कि f(x) क्या क्या आ सकता है, फलन क्या क्या आ सकता है। ज्यादा इसमें कुछ हमने किया नहीं है, बस नियमों से बाहर नहीं गए, हर कुछ नहीं काटा। असमीका जब भी आप सॉल्व करते हैं, जब भी आप असमीका, देखो मैं मना नहीं कर रहा हूं, आप ऑप्शन से बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दो राय नहीं है, लेकिन याद रखिए ऑप्शन एकमात्र तरीका सही नहीं है, क्योंकि उसका बड़ा कारण ये है कि पेपर बनाने वाले की दया पे निर्भर करता है, और आप चेक भी नहीं कर सकते। वो इतना क्लोज ऑप्शन अगर बना देता, थोड़ा सा भी क्लोज ऑप्शन बना देता, इतने में मामला बिगड़ जाता। अगर वो थोड़ा सा भी, आप क्या कर सकते हैं, एक ऑप्शन में आप क्या करते हैं, एक पॉइंट उठा के रख लेते हैं, एक पॉइंट से पता चल जाता है। वो तो दया है पेपर बनाने वाले की, वो ऑप्शन इतना गैप देता है कि आप लोग ऑप्शन से ट्राई कर सकते हैं, वरना ऑप्शन इतने क्लोज दे दे कि आपके तीनों ही ऑप्शन सही आ जाए, चारों ही सही आ जाए। आईआईटी वाले पेपर देखिए, आईआईटी वाले पेपर उठा के देखिए आप, आईआईटी वाले पेपर में किसी भी आईआईटी मेंस के पेपर को उठा के देखिए, आप उन सवालों को कभी भी ऑप्शन से नहीं कर सकते, क्योंकि पेपर बनाने वाला सारे ऑप्शन के तोड़ निकाल के फिर क्वेश्चन बनाता है, ऑप्शन को इतने करीब बना के छोड़ता है कि आप ऑप्शन की मदद ले ही नहीं सकते। तो ऑप्शंस की सहायता से सवाल करना एक प्रिविलेज है, अगर पेपर बनाने वाले की दया रही, कृपा रही, तो ऑप्शन काम में ले लीजिएगा, वरना अगर ऑप्शन बहुत क्लोज होते तो क्या करना पड़ता, मेन तरीका चाहिए होता है। तो मेन तरीका तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन सिर्फ दया है, ऑप्शन वाला तरीका सिर्फ दया है। अच्छी बात है, लगता है तो पहले वही लगाइए, क्योंकि वो आपका टाइम बचाएगा, लगता है तो पहले वही लगाइए, टाइम बचाएगा। लेकिन वो ब्रह्मास्त्र नहीं है कि सवाल चाहे कैसा ही आए आप उस पर लगा दोगे वो चल जाएगा, नहीं। वो तब तक ही है जब तक पेपर वाला ये चाहता है कि आप लोग ऑप्शन से कर लें, वरना वो ऐसे ऑप्शन देगा कि आसपास भी नहीं भटक सकते। ट्राई करते रहो, ऑप्शन के चारों ही सही लगेंगे। और अब कंपटीशन बढ़ रहा है, तो ये भी तय बात है कि वो अब चीजों को चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपने क्या किया, ये ले लिया, ये ग्रेटर देन 0 आ गया, तो log 10, 1 को 0 को हमने log 10 में लिख दिया ताकि लोग से लोग हटा सकें, है ना। और ऐसा करके, ऐसे नहीं करें लोग को उधर भेज दिया और पावर बदल गई, ये ना करें। ऐसी गलतियां करेंगे तो फिर कोई नहीं बचाएगा, ऐसी गलतियां करेंगे बिना नियमों से कुछ करेंगे तो फिर कुछ का कुछ भी आंसर आएगा, है ना। क्योंकि log 10 का बेस log था, 10 का बेस था, तो बड़ा बड़ा रह जाता है, छोटा छोटा रह जाता है। वरना अगर यही बेस अलग होता, 10 ना होके 1 से कम होता, तो वो बड़ा हो जाता और ये छोटा हो जाता, है ना।
वो तो 10 का बेस था, एक से बड़ा था इसलिए बड़ा बड़ा रह गया, ये बड़ा हो गया। फिर हमने एक को इधर ले आए, इस तरीके से असमीका बना ली। असमीका बना के क्या चाहिए था, 0 से बड़ा और बराबर चाहिए था, मतलब माइनस का चाहिए था, तो 2 और 3 के बीच में आ गए। 2 चल जाएगा, 3 नहीं चलेगा क्योंकि 3 नीचे वाला है। तो 2 से 2 शामिल है, 3 शामिल नहीं है। y का मान 2 से 3 तक आया, ठीक है। यहाँ पे y का मान रख दिया, जो y माना था y रख दिया। इन सबको 10 की बेस में लिख लिया। जैसे 2 है, 2 कब आता है, 2 कब आएगा, 2 तब आएगा जब हम इसको, अगर बेस 10 है तो 10 की पावर 2 का मान ही तो 2 होता है। तो इस तरीके से इसको लिख लिया, सबको log 10 में लिख लिया। इसको log 10 10 टू द पावर 2 लिख दिया। इसको log 10 बेस 10 10 टू द पावर 3 लिख दिया, ताकि log 10 कंपेयर कर सकें। हटा दिया, ये 10 की पावर 2 x 10 की पावर 3। अब कोई गलती नहीं होगी इस सवाल में, क्योंकि हो ही नहीं सकती, आपने कोई नियम तोड़ा ही नहीं है, आप नियमों से बाहर नहीं गए। अब नियमों से बाहर नहीं जाते हैं और नियमों के साथ रहते हैं, तो आदमी गलत कब होता है, जब वो नियमों को तोड़ता है या नियमों को नहीं मानता है। तो हम तो सारे नियम मान के आए हैं, तो गलत हो ही नहीं सकते, है ना। चलो अगले पे आते हैं। अब हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है रेंज। रेंज का मतलब है आपको बताना है कि आपका एफ एक्स, जिसको मैं एक बार वाई कह देता हूँ, कि वाई क्या क्या हो सकता है। ये जो फलन है इसमें सारे जो प्रांत वाले एक्स के मान है वो सब रखेंगे। जो प्रांत वाले एक्स के मान है वो हम इसमें रखते जाएंगे, और जो जो वाई आएगा वो सब निकालेंगे। सारे के सारे वाई जो है इससे आते जाएंगे, उनको निकालते जाएंगे और बताएंगे कि कौन कौन से वाई आएंगे। अब इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि अगर हम रख रख के निकालें, हम सारे तरीके अपनाएंगे। रेंज निकालने का कोई एक फिक्स तरीका नहीं है, एक तरीका नहीं है जिससे सारे सवाल हो जाए, एक तरीका नहीं है जिससे सारे सवाल हो जाए। डिपेंड करता है अलग अलग सवालों पे, अलग अलग सवाल अलग अलग तरीके से टैकल होंगे, है ना। अलग अलग सवाल अलग अलग तरीके से टैकल करने पड़ेंगे, मुंह देख के टीका निकलेगा। यहाँ पे सवाल ऐसा है तो इसको इससे इससे निपटाओ, इससे निपट जाएगा, कोई किसी और से निपट जाएगा। इस तरीके से हम चलेंगे। जैसे अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नीचे वाला जो मोड है, ये मोड है, मोड या तो प्लस का होता है या माइनस का होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो एफ एक्स है वो कुछ ऐसा है, एक्स प्लस 2 बटा, या तो ये प्लस का होगा या ये माइनस का होगा। एक्स प्लस 2 या तो प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। अब आपका x प्लस 2 से x प्लस 2 कट जाएगा, तो ये आपका प्लस माइनस 1 आ जाएगा, प्लस माइनस 1 आ जाएगा। यानी आपके फलन का मान या तो प्लस 1 आएगा या माइनस 1 आएगा, इसके अलावा कुछ आएगा नहीं। तो आपका रेंज हो गई, परिसर हो गया 1 और -1। और अब आप ट्राई करके भी देख सकते हैं कि क्या और कोई आंसर आएगा। जवाब है नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर और नीचे सेम है, खाली माइनस का अंतर आएगा, बाकी सब सेम रहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं 5 रखता हूं, अगर मैं 5 रखता हूं, तो 5 रखने पे ऊपर आएगा 7, नीचे आएगा 7, 7 से 7 कट गया, 1 आएगा। अगर मैं 6 रखूं तो यही 6 पे होगा। जैसे ही मैं 6 रखूंगा, ऊपर आएगा 6 प्लस 2 8, नीचे आएगा 8, 8 से 8 कट गया 1, क्योंकि जो ऊपर आएगा वही नीचे आएगा, दोनों कट के 1 लाएंगे, ठीक है। हाँ, एक माइनस वाला हो सकता है, जैसे माइनस का 3 रखा, माइनस का 3, माइनस का 3 रखते ही ऊपर आ जाएगा -3 प्लस 2, ऊपर आ गया -1, नीचे आ गया -3 प्लस 2, नीचे आ गया प्लस का 1, और दोनों कट गए, आंसर आ गया माइनस का 1, है ना। हो सकता है ऊपर माइनस आ जाए, नीचे तो हमेशा ही प्लस आएगा, नीचे तो हमेशा ही प्लस आएगा, ऊपर माइनस आ सकता है, तो वो माइनस बच जाएगा। तो माइनस का 1 आ सकता है या प्लस का 1 आ सकता है, बस दो ही आंसर आ सकते हैं, या तो +1 या फिर -1। इसके अलावा और कोई आंसर इसमें नहीं आ सकता। तो इसका प्रांत जो सॉरी परिसर जो है, प्रांत तो क्लियर है कि सिर्फ -2, इसका प्रांत भी पूछे तो पूरा रियल नंबर होगा सिवाय -2 को छोड़ के, बस। माइनस का 2 नहीं रख सकते आप, माइनस का 2 रखने पर 0/0 हो जाएगा। तो प्रांत जो है वो पूरा r -2, ये इसका प्रांत है और ये इसका परिसर होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट,
हाँ, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। एक्स स्क्वायर माइनस 4 बटा एक्स माइनस 2। ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से, प्रांत को नहीं पूछ रहे हो भाई, प्रांत को नहीं पूछ रहे हो, रेंज पूछ रहे। ध्यान दो, रेंज पूछ रहे, प्रांत को आंसर ना दो। प्रांत तो ये खुद ही कह रही है आर माइनस 2 है। प्रांत तो वो खुद ही कह रही है कि आर माइनस 2 है। थेपाची प्रांत काट दो, काट डेटा ने एक बार और काट दो। देखो आ जाओ, ध्यान से सुनना, मामले में क्या गड़बड़ है। ऊपर दो टुकड़े हो गए, एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2, ठीक है। नीचे एक्स माइनस 2 हो गया, एक्स माइनस 2 से एक्स माइनस 2 कट गया, क्योंकि दो रखना ही नहीं है, दो के लिए मना किया है, दो रखना नहीं है। तो जब दो रखना नहीं है तो ना ये जीरो है ना ये जीरो है, दो है ही नहीं रखने के लिए, दो है ही नहीं, तो दो होता तो ये जीरो होता, तो ये कट गया। एफ एक्स बराबर आ गया एक्स प्लस 2। और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सारे आंसर आएंगे, सारे आंसर आएंगे, लेकिन रुको रुको रुको, सारे आंसरों में से एक आंसर नहीं आएगा। वो है क्योंकि आप दो नहीं रख सकते, आप दो नहीं रख सकते, इसलिए चार भी नहीं आएगा। आप दो नहीं रख सकते, आप दो नहीं रख सकते, दो नहीं रख सकते, इसलिए चार भी नहीं आएगा। रख के दो रखोगे तभी तो चार आएगा, दो रखोगे तभी तो चार आएगा। तो आप दो नहीं रख पा रहे हो तो फिर चार आएगा भी नहीं, तो पूरा रियल नंबर आएगा सिवाय एक चार को छोड़ के। चार नहीं आएगा, चार नहीं आएगा, इससे चार नहीं आएगा। चार क्यों नहीं आएगा? क्योंकि चार तब आएगा जब आप दो रखोगे, चार तब आएगा जब आप दो रखोगे, दो आप रख नहीं सकते, तो चार नहीं आएगा। पर ट्राई भी करा के देता हूं, देखो ये देखो, ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 4 बट्टा एक्स माइनस 2। मान लीजिए हमें वाई चाहिए, हमें वाई चाहिए, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 4 से जो भी आएगा वो वाई है। तो ये हो गया एक्स माइनस 2, ये हो गया आपका एक्स प्लस 2 बट्टा एक्स माइनस 2 बराबर वाई, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 बराबर वाई। अब यहाँ पे वाई की डिमांड करो, आप वाई से डिमांड करो, हर वाई के लिए आपको एक्स मिलेगा, हर वाई के लिए आपके पास एक्स है, हर वाई के लिए सिवाय चार के लिए। क्योंकि जब आप वाई का चार की डिमांड करोगे, आप कहोगे मुझे वाई चार चाहिए, तो वाई चार देने के लिए एक्स का मान देना होगा 2, और एक्स का मान आप 2 दे नहीं सकते क्योंकि वो आपके प्रांत में है ही नहीं, वो प्रांत में है ही नहीं, और है ही नहीं इसका मतलब चार आ ही नहीं सकता, क्योंकि चार तब आएगा जब आप 2 रखोगे, चार तब आएगा जब आप 2 रखोगे, 2 आप रख नहीं सकते क्योंकि आपके प्रांत में 2 है ही नहीं, आपके प्रांत में 2 है ही नहीं, तो चार को प्राप्त नहीं किया जा सकता। हाँ, चार के अलावा सब प्राप्त होंगे क्योंकि पूरा रियल नंबर है, पूरा रियल नंबर है, सिवाय 2 नहीं था, तो 2 पे ही चार आने वाला था, इसलिए वो बच गया, एक एक चार जो है वो छूट गया, चार को प्राप्त नहीं किया जा सकता। अगला, इनको थोड़ा ध्यान से देखो, इनके लिए अलग ट्रिक अपनाएंगे, सिंपल ट्रिक अपनाएंगे, इनको कैसे करते हैं वो देखो। रेंज ऑफ द फंक्शन y बराबर x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, y बराबर x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम क्या कर रहे हैं रेंज में, हम क्या कर रहे हैं रेंज में, हम ये चाहते हैं कि वो सारे y जिनके लिए x विद्यमान है, x विद्यमान है इसका मतलब रियल नंबर है ना। वास्तविक संख्याओं में, रियल नंबरों में हमें कुछ ना कुछ x मिल जाए जिससे वो y आता रहे,
जिससे वो y आता रहे, है ना? यही तो चाहते हैं आप। हम क्या चाहते हैं? रेंज कौन है? रेंज का मतलब है y का मान। कौन y? सारे y नहीं, सारे y नहीं, वो y जिसके लिए x हो, वो y जिसके लिए x हो। तो वो सब प्रांत में होते हैं। हर y प्रांत में कौन है? प्रांत में वही y है जिनके लिए आपके पास x है, और वो भी एक रियल नंबर है। एक रियल नंबर है, एक x का मान है आपके लिए, जिससे वो y आ रहा है। तो जिस जिस y के लिए x विद्यमान है, जिस जिस y के लिए x विद्यमान है, वही y परिसर का हिस्सा है, वो परिसर बनाता है। तो अब हमें देखना है कि कौन कौन से y के लिए x हो सकता है। अब कहिए, अब अगर हम बारी बारी से निकालना शुरू कर दें, मतलब y बराबर 1 रखा और x निकालूं, गौर करना। जैसे मान लीजिए मैंने डिमांड की कि मुझे y बराबर 0 चाहिए, तो y बराबर 0 चाहिए, तो आंसर आया x बराबर 0 रखो। y बराबर 0 चाहिए, तो आंसर आया कि x बराबर 0 रखो। ठीक है, डन। इसका मतलब x बराबर 0 है, एक रियल नंबर है, एक रियल नंबर है, इसका मतलब ये परिसर में है, डाल दो परिसर में। डन। फिर दूसरा, अगली डिमांड करो कि मुझे y बराबर 1 चाहिए, तो y बराबर 1 चाहिए, तो दोबारा x निकाल के देखते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 1, सॉल्व किया, x का मान निकाला। अगर x का मान रियल आ गया तब तो कह देंगे कि ये परिसर में है, नहीं आया तो परिसर में नहीं है। अब ऐसे सोचो, ऐसे कर करके कब तक निकालते रहेंगे? इस तरीके से कब तक निकालते रहेंगे? कितने y निकालते रहेंगे? और कैसे? सबके लिए क्या? हर y x निकालो, y रखो, x निकालो, y रखो, x निकालो, ये थोड़ी हो सकता है। तो हम एक काम करते हैं भाई, दूसरा तरीका अपनाते हैं। दूसरा तरीका क्या? हम ये मानते हैं कि ये देखना चाहते हैं कि कौन कौन y है जिसके लिए x आएगा, कौन कौन y है, ताकि सारे एक बार में कवर हो जाए। कौन कौन से y है जिनके लिए x आएगा, जिनके लिए x रियल आएगा। वज्र गुणा करने पर ये रहा, है ना? वही तो ना, वो सारे y है जिनके लिए x रियल है, वो सभी y है जिनके लिए x रियल है। चाहे आएगा भाई, आएगा तो x ही ना, कोई कितना आएगा किसी y के लिए, कोई x कितना आएगा किसी y के लिए, कोई x कितना आएगा, लेकिन x आएगा। जिन जिन के लिए x आएगा वो सब परिसर है, वो सभी y परिसर है जिनसे x रियल आएगा, है ना? बस ये तो मांग रहे हैं हम। तो वज्र गुणा किया, पदों को एक तरफ किया, ये द्विघात समीकरण बन गई। इस द्विघात समीकरण का आंसर आना चाहिए, क्योंकि इस द्विघात समीकरण किसकी है? x की है, और x की द्विघात समीकरण मतलब x का मान आना चाहिए, क्योंकि हम कह रहे हैं कि x रियल नंबर है। x रियल नंबर है तो x का मान आना चाहिए। x का मान तो तभी आएगा ना किसी द्विघात समीकरण से, किसी द्विघात समीकरण से x का मान तो तभी आएगा जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा और बराबर हो 0 के, बड़ा या बराबर हो 0 के। तो लगा दो, b का मान -1 का स्क्वायर, 4a का मान y, c का मान y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हो गया 1 - 4y स्क्वायर ग्रेटर देन 0। माइनस कॉमन लेके दोनों तरफ गुणा करने पर, साथ ही गुणनखंड भी कर लो, 2y + 1 2y - 1 लेस देन इक्वल टू 0। y का मान आया -½ और +½ y का मान -½ और +½ -½ +½ इनके बीच में माइनस, इनके बीच में प्लस। हमें माइनस वाला भी चाहिए, 0 भी चाहिए, माइनस वाला भी चाहिए और 0 भी चाहिए। तो ये वाला आंसर हुआ, यानी -1/2 से लेकर 1 तक। अब थोड़ा सा इसको स्लो मोशन में देखिए कि क्या है, समझिए कि क्या है। आपने क्या कहा? ये शर्त कहां से लगाई? आपने कहा, ये शर्त लगाई कि x का मान विद्यमान है, x का मान विद्यमान है। ये शर्त होती है कि किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक हो, मूल वास्तविक हो मतलब x का मान वास्तविक हो। ये शर्त लगाई कि x का मान वास्तविक है। x का मान वास्तविक किस y के लिए? इन y के लिए। सिर्फ यही वो y है जिनके लिए x वास्तविक आएगा, मतलब यही वो y है जिनके लिए x रियल आएगा, मतलब वो परिसर है। तो इस तरीके से आपने इसको हैंडल किया।
इस तरीके से आपने एक साथ ही सारे हैंडल कर लिए, वरना तो क्या होता, एक वाई रखते एक्स निकालते, दूसरा वाई रखते फिर एक्स निकालते, और देखते रहते एक्स आ रहा है या नहीं आ रहा, एक्स आ रहा है या नहीं आ रहा। ये कब तक करते रहते, ये कब तक करते रहते, जो संभव है अंत तक तो नहीं कर सकते, इसको बार बार करते रहे, वाई के साथ एक्स निकालते रहे, ये तो नहीं हो सकता। तो हमने क्या एक ट्रिक अपनाई कि भैया हम क्या निकालना चाहते हैं, हम वो वाई निकालना चाहते हैं जिसके लिए एक्स रियल हो, जिसके लिए एक्स वास्तविक हो। तो बस वाई रखा, क्रॉस गुणा की, द्विघात समीकरण बनी, द्विघात समीकरण से जो भी एक्स का मान आया वो रियल आना चाहिए, और किसी भी द्विघात समीकरण से एक्स का मान रियल कब आता है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा या बराबर होता है 0 के, वो लगाया, तो पता चल गया कि कौन से वाई है जिनके लिए एक्स रियल आएगा। इसका मतलब है अब इनके बाहर जाके आप, इनके बाहर जाकर इस y के अगर बाहर जाके आप कोई भी y का मान लोगे तो उसके लिए x रियल नहीं आएगा, और x रियल नहीं आएगा इसका मतलब है वह बिंदु परिसर में नहीं है, क्योंकि परिसर में वो बिंदु हो ही नहीं सकता जिसके लिए जो y का मान तो है परंतु उसके लिए कोई भी x का मान नहीं है। यही तो फर्क होता है ना। परिसर में कौन होते हैं, परिसर में वो बिंदु होते हैं जो प्रांत से कनेक्ट होते हैं, और प्रांत से कनेक्ट होने का मतलब वो y जिनके लिए पीछे x खड़ा हो, वो y जिनके लिए पीछे x खड़ा हो, यही तो परिभाषा होती है। सह प्रांत में और परिसर में क्या फर्क होता है, यही तो होता है ना। सह प्रांत में और परिसर में क्या फर्क होता है, यही है। ये आपका सह प्रांत है। सह प्रांत में बहुत सारे वाई हो सकते हैं जिनके लिए कोई एक्स ना हो, है ना, लेकिन परिसर में जो भी वाई होगा उसके लिए एक्स जरूर होगा, हर वाई के लिए एक्स होगा। हाँ, सह प्रांत में हो सकता है कि कोई वाई ऐसा हो जिसके लिए एक्स ना हो, तो परिसर है, परिसर है इसका मतलब अगर परिसर में वाई है उसका निश्चित तौर पे कोई ना कोई एक्स जरूर होगा। तो परिसर की पहचान यही है कि परिसर में अगर कोई अवयव है, परिसर में अगर कोई वाई है, इसका मतलब उसके लिए एक्स जरूर है, उसके लिए एक्स जरूर है। बस हम यही लगा रहे कि वाई के लिए कौन कौन, जिनके लिए, या तो यूं समझ लो जो एक्स से वाई बना है वो सब परिसर में है। तो बस हमने यही ट्रिक अपनाई कि वाई को रखा, और एक्स हमें पता है कि वही वाई जिनके लिए एक्स होगा वो परिसर होंगे, तो लगाया, एक्स को रियल माना क्योंकि रियल होगा ही, रियल नहीं होगा तो आंसर में कैसे आएगा, तो रियल होगा, रियल वाली शर्त लगाई, वाई निकल गया कि ये वाई ले लो, आपका एक्स रियल आएगा मतलब एक्स आएगा, एक्स आएगा मतलब ये परिसर है, ये डन हो गया। अगला सवाल, इसको भी ऐसे ही करना है, वाई बराबर एक्स स्क्वायर बटा 1 + x², इसको भी ट्राई करो, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, वैसे ही करना है, वही ट्रिक लगानी है जो अभी लगाई थी। वही वाली ट्रिक लगानी है जो अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने लगाई थी। अभी इन्वर्स वाला नहीं है, अभी एक बार पहले ये वाली ट्रिक है ना, ये बहुत कारगर है, ये बड़े बड़े अच्छे अच्छे सवालों को ये निपटा देती है, ये ट्रिक कमाल की है। आप y के लिए x निकालो, फिर x निकालने के लिए x रियल होगा, x पे रियल की शर्त लगाओगे y बाहर आ जाएगा, सीधा y बाहर आ जाता है। देखो भी, देखो इस सवाल में देखो कितना बढ़िया काम करता है ये, देखो कितना शानदार है ये। बराबर में y माना, वज्र गुणा किया,
वाई एक्स स्क्वायर ठीक है, बी स्क्वायर -4ac बड़ा या बराबर 0 के, b का मान 0, 4 a का मान 1 - y, c का मान -y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये हो गया 4y 1 - y, y -1 कर दो, 4y y -1 लेस देन इक्वल्स टू 0, तो y का मान 0 से 1 के बीच में आ गया, 0 से लेकर 1 के बीच में। तो देखा एक बार में निपट जाता है और आराम से निपट जाता है ना। ये बड़ी कमाल की ट्रिक है, बड़ी शानदार ट्रिक है, क्योंकि इसमें झटके में आपका सवाल जो है ना वो खत्म हो जाता है। बड़ा प्यारा, बहुत शानदार ट्रिक है, ये बड़ी कमाल की ट्रिक है। एक बार एक सवाल आया था, अगर आप कोई और तरीके से उसको करते हैं तो बहुत लंबा जाता है। जैसे ये सवाल था एक, देखो ये वाला सवाल। अब इस फंक्शन की रेंज पूछिए, इस फंक्शन की रेंज पूछिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4। इसे अगर आप कोई और ट्रिक से करेंगे तो ये बहुत लेंदी जाएगा, लेकिन जैसे इससे करेंगे तो ये अभी सॉल्व हो जाएगा। ट्राई करके देखो, अब करके देखो उसको। अब इसे करके देखो, ये सवाल सेकंड ग्रेड में आया हुआ है, सेकंड ग्रेड में आया हुआ है या फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है, कहीं आया हुआ है। और आईआईटी में तो मैंने पहले ही बता दिया कि हमारे जितने भी सवाल हमारी भर्तियों में जितने भी आते हैं वो सब आईआईटी के एक्सपायर डेट वाले सवाल हैं, जो आईआईटी में 10-15 या 20 साल पहले एक्सपायर हो गए थे, आईआईटी ने उन्हें बाहर निकाल दिया था, वो सवाल अब हमारे खाते में आए हैं। जय जय श्री राम। बलवंत क्लास खत्म होने वाली है। 1.5 घंटा बीत जाता पता ही नहीं लगता। 1 घंटा 34 मिनट दिखा रहा है, हमारी क्लास को शुरू हुए 1 घंटा 34 मिनट हो गए। 1 घंटा 34 मिनट हो गए क्लास को शुरू हुए, और ऐसा लग रहा है कि अभी क्लास स्टार्ट हुई थी। आप लोगों को तो पता लगता होगा ना, तो 1.5 घंटा हो रहा है। तो अभी टाइम देखा, मैंने सोचा कि क्लास स्टार्ट हुई है, पता चल रहा है 1 घंटा 35 मिनट दिखा रहा है। कर डालो। शाबाश अनिल, शाबाश सुधांशु, शाबाश कविता। अब इसको और किसी भी और तरीके से करके देखो, आपको एहसास हो जाएगा ये कितना भयानक है, और अभी जिस तरीके से आपने की है वो कितना इजी है। योगेश चिन्ह में गड़बड़ कर दी,
चिन्हों में गड़बड़ कर दी, बड़े छोटे के चिन्हों में गड़बड़ हो गई। लास्ट क्वेश्चन में y बराबर 1 नहीं होगा, था क्या मेरे वाले में? y बराबर 1, हाँ 1 नहीं होगा। हाँ 1 को छोड़ना होगा। क्योंकि 1 नहीं आ सकता, y बराबर जो 1 है वो नहीं आ सकता इसमें, क्योंकि y बराबर 1 तब आएगा जब हमारे पास कोई x का मान नहीं होगा। तो अगर y का मान 1 ले लें तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 1 बराबर 0 आ जाएगा, जो कि संभव नहीं है। इसका मतलब y बराबर 1 के लिए कोई भी x का मान नहीं है। y बराबर 1 के लिए कोई भी x का मान नहीं है, तो ये कट, ये हट जाएगा। तो इसमें ये हो गया। इसमें बराबर में y ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 बराबर में y। वज्र गुणा करने पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 बराबर वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स प्लस 4y। पदों को एक तरफ करने पर y माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1x प्लस 4y माइनस 1, बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4a, a का मान ये रहा y माइनस 1, c का मान माइनस 16y स्क्वायर माइनस 16, 16 दूनी 32y। पहली बार चेक कर लो, सब सही किए, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा माइनस का 15y स्क्वायर 32 प्लस 2 34y, और 16 में से 1 गया 15, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो माइनस का भाग देने पर, माइनस से गुणा करने पर 15y स्क्वायर माइनस 34y प्लस 15, और ये गुणनखंड हो जाएंगे 25 और 9, 25 और 9 गुणनखंड हो गए 25 और 9। पांच कॉमन, 5y, 3y माइनस 5 माइनस 3, तो 3y माइनस 5 और 5y माइनस 3, और हमें ये चिन्ह बदल गया था ना, चिन्ह बदल गया था, लेस देन हो गया था ये।
इन दोनों के बीच में आएगा। एक आएगा 3/5, एक आएगा 5/3। छोटा बड़ा कौन सा हुआ इनमें से? 3/5 तो होता है 0.6 और 5/3 ये हो गया। 3/5 से लेकर 5/3। ठीक है, 32, 34 है, 32 नहीं, ये रहा। इसको जब होल स्क्वायर करेंगे ना, y-1, y-1, y-1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और y-1 का होल स्क्वायर आ जाएगा y² + 1 - 2y। बाहर 16 है तो 16 दूनी 32y, वो आ जाएगा। अच्छा, एक चीज देखो, जो भी गलती हुई थी हमसे, गलती हुई थी, हमेशा याद रखना, गणित में जब भी कोई गलती होती है, जो मैं बार बार कहता हूँ, गणित में जब भी कोई गलती होती है, इसका मतलब है कि आपने कोई ना कोई नियम की अनदेखी की है। कोई ना कोई नियम है, गणित में बहुत छोटे छोटे नियम भी रहते हैं, क्योंकि हम जो सवाल कर रहे होते हैं तो बहुत थोड़ा सा, है ना, भाग दौड़ में होते हैं, जल्दबाजी में होते हैं, तो हम कहीं ना कहीं कोई ना कोई नियम जो है वो छोड़ देते हैं, कोई ना कोई नियम छोड़ देते हैं, या उसकी अवहेलना कर देते हैं, उसको वॉयलेट कर देते हैं, तो उससे ही कुछ ना कुछ होता है। गौर करिए और इसमें बताइए कि मैंने कौन सा नियम तोड़ा है यहाँ पे। इसे ध्यान से देखिए और बताइए मैंने कौन सा नियम तोड़ा है यहाँ पे। मैंने पिछली बार 1 जो है वहां पे ले लिया था, और यहां तक देखो 1 आ भी रहा है, यहाँ पे 1 आ भी रहा है, तो मुझे बता सकते हो कि यहाँ मैंने कौन सा नियम तोड़ा है? कौन सा नियम तोड़ा है मैंने? बड़े बारीक बारीक छोटे छोटे नियम होते हैं, प्रैक्टिस करने से आप लोग जो है वो ज्यादा एक्टिव रहेंगे इस बात को लेके कि जब भी गणित में कोई भी गलत रिजल्ट आता है, इसका मतलब ये है कि सवाल को सॉल्व करते दौरान आपने कहीं ना कहीं कोई गणितीय नियम छोड़ा है या तोड़ा है, या तो छोड़ा है या तोड़ा है, पक्की बात है, वरना गलत नहीं आ सकता। गणित तो गलत हो ही नहीं सकती ना। आपने कोई नियम नहीं माना होगा इसीलिए गलत हुआ होगा, या कोई नियम तोड़ा होगा या छोड़ा होगा। तो यहाँ पे कौन सा नियम मैंने छोड़ा है, कौन सा तोड़ा है? हाँ, बिल्कुल। यहाँ पे मैंने क्या नियम छोड़ा है पता है? मैं, हाँ, अब आओ देखो, मैं कह रहा हूं ये क्या मूल वास्तविक होंगे? अरे मूल वास्तविक होंगे तो x² का गुणांक 0 कैसे हो सकता है? तो मुझे ये भी गारंटी लेनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे ये शर्त लगा रहा हूं, मैं यहाँ पे ये शर्त लगा रहा हूं कि b² - 4ac > 0 होगा, मतलब इस समीकरण, इस द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे, और द्विघात समीकरण बचेगी तभी तो मूल वास्तविक होंगे। तो द्विघात समीकरण को बचाने की जिम्मेवारी तो मेरी है। तो पहले मुझे यहाँ पे ये गारंटी देनी पड़ेगी कि भैया ये द्विघात समीकरण हमेशा अमर रहेगी, तो 1 - y बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। मैं द्विघात समीकरण की गारंटी ले रहा हूं, और द्विघात समीकरण जो है वो खुद संकट के बादल मंडरा रहे हैं। तो पहले मुझे ये गारंटी देनी पड़ेगी कि द्विघात समीकरण अमर है, ये रहेगी, तभी तो b²। मैंने ये वैलिड कैसे हुआ? सोचो, मैं कह रहा हूं द्विघात समीकरण, यू समझो मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि ये एक द्विघात समीकरण है। ये द्विघात समीकरण, अगर मैं कह रहा हूं कि ये द्विघात समीकरण है, तो ये केवल तभी द्विघात समीकरण है जब a 0 नहीं है। अब है, अब ये द्विघात समीकरण है, अब ये द्विघात समीकरण है। सोचो, अगर a 0 हो गया, कौन द्विघात समीकरण? कौन द्विघात समीकरण? द्विघात समीकरण के लिए द्विघात बचना तो चाहिए, तो द्विघात को पहले बचाओ तो सही, द्विघात को पहले बचाओ तो सही, तब तो गारंटी लोगे कि द्विघात समीकरण है। तो हमने क्या मिस कर दिया? हमने जो x² का गुणांक था उसकी गारंटी, उसको पहले संरक्षित करना भूल गए, उसको पहले संरक्षित करना भूल गए कि भाई ये 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो फिर काहे की, फिर कौन द्विघात समीकरण? किस बात का द्विघात समीकरण? द्विघात समीकरण क्यों है? क्योंकि ये जिंदा है। जब तक ये जिंदा है तभी तक तो द्विघात है। द्विघात समीकरण तब तक है जब तक ये जीवित है, ये जीवित नहीं है तो काहे का द्विघात? समझ रहे हो बात? बात समझ रहा हो, है ना? द्विघात समीकरण जिंदा है तभी तक तो द्विघात है, वरना अगर ये ना रहे। बचपन में एक बात याद है जी, कि बचपन में क्यूज खेलते थे,
उसमें ये था कि आपको बताना है कि विंडो का हस्बैंड कौन है। बहुत बढ़िया। क्या विंडो का हस्बैंड कौन है? विंडो यानी खिड़की, खिड़की के पति का नाम बताइए। खिड़की के पति का नाम बताइए। जो खिड़की होती है, खिड़की के पति का नाम बताइए। छोटा सा उस समय क्विज होती थी, उस समय क्वेश्चन पूछा गया था, अभी भी मुझे याद है कि जो खिड़की है, खिड़की यानी विंडो, विंडो के पति का नाम बताइए। सोचिए, विंडो के पति का नाम क्या है? खिड़की का पति कौन है? अनमोल कह रहा है गेट, गजेंद्र कह रहा है मेन गेट, रतन कह रहा है डोर, धर्मेंद्र कह रहा है कमरा। खिड़का, रितिका कह रही है सेकंड विंडो, कविता कह रही है विंडो का पति हो ही नहीं सकता। रोशनदान, चलो एक ट्राई करते हैं। मतलब कोई भी अगर शादीशुदा है तो उसके पति के रहने या ना रहने, अगर कोई व्यक्ति है ना, पति की परिभाषा के तौर पे अगर हम देखें तो किसी भी महिला का अगर पति जिंदा है तो वो शादीशुदा है, शादीशुदा है, विवाहित है। अगर पति मर जाए तो अब क्या कहलाएगी? पति मर जाए तो क्या होगा? विधवा। यानी जब तक वो पति जिंदा है तब तक वो, उसके होने या ना होने से उसका स्टेटस बदल जाएगा, उसके होने या न होने से उसका स्टेटस बदल जाएगा। तो विंडो का जो हस्बैंड है वो है एन, ये इसका पति है। विंडो का हस्बैंड है एन। अगर एन चला जाता है, एन कल मर जाता है, एन मरते ही ये क्या हो जाएगा? खिड़की क्या हो जाएगी? विडो हो जाएगी। और विडो का मतलब है विधवा हो गई। तो ये कब तक शादीशुदा है? ये कब तक शादीशुदा है? जब तक एन जिंदा है। जब तक एन जिंदा है तब तक ये शादीशुदा है। जिस दिन एन मर जाएगा ये विधवा हो जाएगी। इसका मतलब एन पति है इसका। अगर एन के रहने से इसका स्टेटस चेंज हो रहा है, शादीशुदा से विधवा हो रही है, तो पति कौन हुआ? पति वही हुआ जिससे स्टेटस चेंज हो रहा है। तो पति कौन है? वो है एन। समझ रहे हो बातों को? आप लोग देख रहे हो खिड़की दरवाजा, तो समझो, पहले कहानी को समझो कि किसी भी औरत के लिए पति का मतलब क्या है। उसका स्टेटस बदल रहा है उससे, उसके चले जाने से। अगर दरवाजा है, चला गया तो खिड़की को क्या फर्क पड़ना है? वो विधवा थोड़ी होगी। समझ रहे हैं? ये इंपॉर्टेंट जो प्ले लेता है वो इंपॉर्टेंट रोल है जो उसमें प्ले कर रहा है। उसके जाते ही खिड़की विधवा हो गई। एन के जाते, एन को हटा दो, आप भूल जाओ एन को लिखवाना, तो वो क्या हो जाएगी? वो अभी तक शादीशुदा थी, अब वो विधवा हो गई। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट यहां पे, तो द्विघात समीकरण कब तक द्विघात समीकरण है? कोई द्विघात समीकरण कब तक द्विघात समीकरण है? वो तब तक द्विघात समीकरण है जब तक ए जिंदा है। अगर ए मर गया तो काहे की द्विघात समीकरण? ए मर गया तो काहे की द्विघात समीकरण? तो यहाँ पे हमने वही किया, द्विघात समीकरण शोर मचाते रहे और द्विघात समीकरण को बचाया है नहीं। द्विघात समीकरण मतलब ये बचे, और ये तब बचेगा जब ये जीरो नहीं होगा। तो पहले हमें द्विघात समीकरण कहने से पहले हमें ये कहना चाहिए था। है ना? तो हमें पहले इसे द्विघात समीकरण कहने से पहले हमें ये, इसकी गारंटी लेनी चाहिए थी कि ये जीवित रहे, ये ना मर जाए, ये ना मर जाए। अगर ये मर गया तो फिर काहे की द्विघात समीकरण? तो ये जो मामूली सी बात थी, इसको मिस कर दिया और इस वजह से हमारा आंसर गलत आ गया। तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि गणित में जब भी आप कोई, आपका आंसर गलत आता है तो आप अपनी गणित में जाके देखिए, कोई ना कोई नियम ऐसा है जो या तो आपने छोड़ा है या तोड़ा है। छोड़ा या तोड़ा जरूर है। बिना छोड़े या बिना तोड़े गणित आपको गलत उत्तर दे ही नहीं सकती, क्योंकि गणित
100% सही है, गणित 100% सही है। तो गलती अगर हुई है तो आपको नियम को न मानने की वजह से हुई है, तो आप जाके उसका वापस से एनालिसिस करो और पता करो कि क्या गलती हुई है, वो पकड़ में आ जाएगी। देखो यहाँ कितनी बारीक गलती थी, वो होगी, तो इस वजह से हो गया। क्लियर है? हाँ, टाइगर जिंदा है, छोटी सी गलती। मैंने द्विघात समीकरण जब लास्ट टाइम पढ़ाया था तब मैंने बताया भी था ये। और क्या होता है, बताया होता है लेकिन खुद भूल जाते हैं कई बार थोड़े जल्दबाजी में होते हैं, छोटी मोटी चीजें भूल जाते हैं, मिस हो जाती है इतने में। गणित तो बख्शती नहीं है, गणित तो बख्शती नहीं है, वो तो देखती नहीं है कि भाई ठीक है चलो कोई बात नहीं, आज अम्मी जी गलत हुए तो छोड़ देते हैं, वो छोड़ती है नहीं। थोड़ा सा मिस हुआ, आंसर बदल गया। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सब बढ़िया अच्छा रहा होगा। इसको पढ़िएगा, दोबारा निकालिएगा, कई बार निकालिएगा इनको, क्योंकि इसमें कौन से इसके हो गए ना, उसका तो हो ही गया ये वाला, 3/5 से लेकर 5/3 तक। शाम को भी तो मैंने कोई शेड्यूल नहीं की है, और अगर होगा तो मैं शेड्यूल कर दूंगा क्लास। फिलहाल तक तो आप यही मानिए कि यूट्यूब वाली क्लास है रात को 8 बजे। शाम को होगी तो मैं शेड्यूल कर दूंगा, वरना आप यही मानिए कि रात को 8 बजे वाली यूट्यूब वाली क्लास ही है। ठीक है, ठीक है।